हाय गाइस, ये दिवांग महेश्वरी दिस साइड एंड आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आप ये समझ सकते हैं कि अराउंड 4,500 स्टॉक्स है जो कि इक्विटी मार्केट्स में ट्रेडेड है। अब इनमें से कैसे स्टॉक्स तक पहुंचना है, क्या वो क्राइटेरियाज रहेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के सिलेक्ट करते हुए। तो इस वीडियो में हम उन क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम एक लाइव स्कैनर भी मैं आपको बना के बताऊंगा कि किस तरीके से आप वो 4,500 कंपनीज से डायरेक्टली सिर्फ 50 कंपनीज तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आपको जो ओवरऑल यूनिवर्स है वो सिर्फ 1% तक का बच जाएगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी अच्छा नॉलेज मिल सकता है। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्कैनर पर डायरेक्ट जंप करने की बजाय पहले मुझे ये सही लगा कि लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि जब तक आपको स्विंग ट्रेडिंग से आउटकम क्या निकलता है आपको वो बेसिक नहीं पता तो आपका सिर्फ स्कैन के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। आपको एक राइट फाउंडेशन की भी यहाँ पे जरूरत है। इसलिए हम क्विकली पहले डिस्कस करते हैं कि क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो है होल्डिंग पीरियड। अगर आप होल्डिंग पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में यूजुअली 1 वीक से लेके 6 वीक तक का होल्डिंग पीरियड होता है। एक वीक यानी कि आप बहुत बहुत शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं आप मिड टर्म कर रहे हैं तो 4 3 4 वीक्स हो गया। और 6 वीक्स यानी कि आप एक पोजिशनल एक अच्छा स्विंग पूरा एक पोजिशन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिटर्न टारगेट आप रखते हैं यूजुअली वो रहता है 5% से लेके 20% तक का। आप 20% एक हफ्ते में नहीं निकाल सकते। इसलिए अगर आपका होल्डिंग पीरियड कम है जैसे कि एक हफ्ता 2 हफ्ता है तो कहीं 5 से लेके 10 12% तक का आप ओवरऑल समझ सकते हैं। और अगर आप 4 हफ्ते 5 हफ्ते इसको होल्ड करेंगे तो हो सकता है आपका रिटर्न और बढ़ जाए, 20 22% तक का भी हो जाए। तो ये जो रिटर्न का टारगेट है ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब भी कोई स्टॉक्स 20 25% रिटर्न देते हैं उसके बाद हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट हो। एंड एज अ स्विंग ट्रेडर वी डोंट वांट टू बी इनटू दैट कंसोलिडेशन। हमको तो वो जो स्विंग है उसको कैप्चर करना है, उससे ज्यादा हमको कुछ मतलब नहीं रहता है। थर्ड अगर हम बात करें वो है टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो की। तो यहाँ पे जो टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो होता है 1:2 का या 1:3 का। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो वहां पे 1:1 भी चल जाता है क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होती है वो नंबर ऑफ ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग से और ज्यादा होती है। पर जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। और अच्छे केसेस में 1:3 भी बहुत बढ़िया है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको ये बताएगा कि कितना आप आपका टारगेट रख सकते हैं, कितने का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो स्टॉक से। और हम जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको चार्ट्स के ऊपर भी ये सब चीजें करके बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, स्किप मत करिए। सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग में जो टिपिकली सक्सेस रेट होता है वो होता है 70 to 75% का, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। और हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे क्योंकि काफी सारे लोग बाद में ये हो सकता है क्वेश्चन है कि यार टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है। तो इसमें हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो करेंगे वीकली और डेली। यानी कि सबसे पहले हमको एक वाइडर ट्रेंड समझना है कि वाइडर ट्रेंड क्या है जो कि हमें वीकली चार्ट से पता पड़ेगा। और उसके बाद हमको डेली चार्ट पे जाकर आगे का एनालिसिस करना रहेगा उन स्टॉक्स पर। एक चीज मैं आपको एडवांस में बताता हूं, अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको कोई इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करने वाला हूँ। हम सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस की यहाँ पे बात करेंगे। अब ये हो गई बात स्विंग ट्रेडिंग की एक्सपेक्टेशन की। अब हम आते हैं कुछ क्राइटेरियाज पे कि क्या स्विंग ट्रेडिंग के बेसिक फिल्ट्रेशन के क्राइटेरियाज होने चाहिए और मैं कौन कौन से क्राइटेरियाज अच्छे लगते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये कि स्टॉक है वो 20 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पेनी स्टॉक्स में डील नहीं करेंगे। पेनी स्टॉक्स यूजुअली बहुत बेकार कंपनियां होती है जिनमें बहुत रैंडम मूव्स होते हैं। कभी बिल्कुल 5 5% के अपर सर्किट्स लग जाएंगे, कभी बिल्कुल 5 5% के लोअर सर्किट्स लग जाएंगे। तो इस तरीके के पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना है, इसलिए ये फिल्टर यहाँ पे लगाया गया है। सेकेंड, स्टॉक शुड नॉट बी इलिक्विड, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स होती है वो होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई स्टॉक है पर्टिकुलरली आपको अच्छा लग रहा है बट उसमें वॉल्यूम ही बहुत कम है यानी कि वो इलिक्विड है, ज्यादा लोग
उसमें ट्रेड नहीं करते, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इसमें आप अच्छा पोजीशन बिल्ड नहीं कर सकते, आप अच्छी क्वांटिटी खरीद नहीं पाएंगे। और इलिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक और जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि अगर इफ एनी करेक्शन कम्स अपॉन, एनी ब्लैक स्वैन इवन हैपेंस अराउंड, देन ये इलिक्विड स्टॉक्स में आप निकल नहीं पाएंगे, कंटिन्यूअस लोअर सर्किट्स लगते ही जाएंगे। सो इसलिए स्टॉक जो है वो इलिक्विड नहीं होना चाहिए। स्टॉक शुड नॉट मूव लाइक अपर सर्किट लोअर सर्किट। स्टॉक जो है वो ऐसे अपर सर्किट लोअर सर्किट के हिसाब से नहीं चलना चाहिए डे टू डे बेसिस पे। काफी बार ये देखा गया है कि स्टॉक्स, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हमेशा सर्किट्स पे ही रहते हैं, या तो उनमें अपर सर्किट रखते रहेगा या उनमें लोअर सर्किट रखते रहेगा। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना है जो इस पर्टिकुलर अपर सर्किट लोअर सर्किट के रेंज में ही चल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ये जो स्टॉक्स होते हैं वो मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होते हैं जो ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। हमको उस तरीके के स्टॉक्स के ओवरऑल में नहीं फंसना है, हमको काफी क्लीन रखना है अपना ओवरऑल यूनिवर्स। उसके बाद जो आता है वो आता है कुछ फंडामेंटल बेसिक क्राइटेरिया। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक यूज करने का पर्पस ये रहता है कि हम बहुत बेकार कंपनीज में नहीं घुसे, और साथ में हमारा जो यूनिवर्स है वो भी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि 4500 कंपनी, सारी कंपनी हम नहीं एक्सप्लोर कर सकते, तो इस कारण से ये सब फिल्टर्स लगाए गए हैं। और इसके बाद जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ इन प्राइस। काफी लोग इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, हम जब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ये ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं कि हमको 5% से लेके 20% तक का मूव कैप्चर करना है, और एक बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन में, यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते अप टू मैक्सिमम 6 हफ्ते तक में ये रहना हमको कैप्चर करना है। इसके लिए एक बहुत जरूरी बात जो होती है वो ये कि हम एक हाई स्ट्रेंथ कंपनी में इन्वेस्ट करें, कंपनी में ट्रेड करें। जब मैं हाई स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि इसमें ज्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टॉक ऐसा नहीं हो कि टॉप से 50% तक का करेक्शन उसमें ऑलरेडी हो गया है। तो ये स्टॉक हमारे लिए फिर यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अब प्रॉब्लम ये रहेगा कि इसमें इतने करेक्शन के बाद काफी सारा सप्लाई रहेगा जो ऊपर की साइड पे रहेगा, और वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। हमको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जहां पे ऊपर की साइड पे ज्यादा सप्लाई नहीं हो, यानी कि जो अपने 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा नहीं डाउन हो, मैक्सिमम 10 या 15% तक का ही डाउन हो अपने 52 वीक हाई से। ठीक है, तो इस तरीके के स्टॉक हमारे लिए यूजफुल है स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि इनमें अभी अपसाइड रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई प्राइस की हिस्ट्री अपसाइड नहीं होती है, अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास चल रहे होते हैं। इसलिए हमको हाई स्ट्रेंथ स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक्स जो 20%, 40%, 50%, 60% तक 52 वीक हाई से गिर गए, उन स्टॉक्स को आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कम यूज करना चाहिए या ना के बराबर यूज करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास हाई स्ट्रेंथ स्टॉक्स ऑलरेडी मार्केट में है, तो हम क्यों ऐसे स्टॉक पे दिमाग लगाए जिसमें काफी ओवरहेड सप्लाई है। जिसमें ओवरहेड सप्लाई है, और उसके कारण क्या होगा कि आप ये जो इमीडिएट मूवमेंट है वो हो सकता है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द ओवरहेड सप्लाई। सो ये है कुछ फिल्टर्स क्राइटेरियाज जो हम अब एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो करना होगा वो ये कि आप एक वेबसाइट पे जाए। इस वेबसाइट का नाम है टिकर टेप, और हम एक कंप्लीट स्क्रीन बनाएंगे एब्सोल्युटली फॉर फ्री यूजिंग द सेम क्राइटेरियाज जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले पहुंचते हैं टिकर टेप पे, एंड आप इसमें नीचे जाएंगे, इधर ही एक स्टॉक स्क्रीनिंग लिखा होगा, आप स्टॉक स्क्रीनिंग पे क्लिक करिए। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास अभी 4344 कंपनीज है, यानी कि 4000 से भी ज्यादा कंपनी। अब ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इन एक एक कंपनी के जाके चार्ट्स देखें, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस टास्क हुआ। इस तरीके से करेंगे तो आप कभी कुछ स्टॉक तक पहुंच नहीं पाएंगे, कभी कोई स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इसे छोटा करना होगा कुछ लॉजिक के बेसिस पे, जहां पे से हमको उन स्टॉक्स तक पहुंच जाए जो हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्टर्स देख लेते हैं किस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर जो ऑलरेडी इनपुट दिख रहे होंगे वो एक है स्टॉक यूनिवर्स, जहाँ पे अपना स्टॉक यूनिवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मिड कैप में ही काम करना है, स्मॉल कैप 100 में या निफ्टी 500 में ही काम करना है। देन अब इसमें अलग अलग सेक्टर्स है जो सिलेक्ट हो सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे आप फिल्टर लगा सकते हैं,
एंड पी रेशियो के बेस में। तो ये तो कुछ फिल्टर्स यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फिल्टर लगाना है तो आप सिंपली ऐड फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फिल्टर के नाम से और आपको वो फिल्टर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हम कौन से फिल्टर यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें छोटी कंपनियों से दूर रहना है, इसलिए एक मार्केट कैप का फिल्ट्रेशन लगाना जरूरी है। हम जो कंपनीज पे फोकस करेंगे वो होगी 500 करोड़ के ऊपर की कंपनीज। ठीक है, अब हमने जैसे ही 500 करोड़ की ऊपर की कंपनी लगाई, आप यहाँ देखिए जो रिजल्ट्स 4300 थे अब वो सिर्फ 1232 ही बचे। यानी कि मैक्सिमम कंपनीज जो है वो 500 करोड़ से भी छोटी है। ये बहुत ज्यादा छोटी कंपनी, काफी रिस्की माइक्रो कैप कंपनीज हो जाती है, इसलिए हमें इससे दूर रहना है, इसमें नहीं इतना घुसना है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे अगले फिल्टर की, जो था 20 रुपए से ऊपर का शेयर। सो हम यहाँ पे जाएंगे एंड मैं यहाँ पे 20 टाइप कर दूंगा। हाईएस्ट को मैं चेंज नहीं करूंगा, 73,000 मैं उसको रहने दूंगा। तो अब हमने करा तो 1200 जो रिजल्ट्स थे उसे हम कुछ और कमाए, यानी कि 1193 रिजल्ट्स पर है। नेक्स्ट हमने बात करी थी स्टॉक शुड नॉट बी इलिक्विड। तो वैसे तो हमने मार्केट कैप का फिल्टर लगा दिया, बट इसके बाद भी क्या होता है, कभी कभी जो फ्री फ्लोट होता है कुछ स्टॉक्स में वो बहुत कम होता है। इसलिए अब हम यहाँ पे एक वॉल्यूम का फिल्टर लगा देंगे, डेली वॉल्यूम। एंड हम ये डेली वॉल्यूम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऐड हो गया। अब इस डेली वॉल्यूम पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे 1000 डाल दीजिए। एटलीस्ट 1000 का वॉल्यूम्स उसमें होना चाहिए। इससे अब हम और 30-40 रिजल्ट्स कम हो गए, हम अब 1165 के ओवरऑल रिजल्ट्स पे पहुंच गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो हमें बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरियाज लगाना है एंड हाई स्ट्रेंथ इन प्राइस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। सो पहले हम हाई स्ट्रेंथ इन प्राइस लगाते हैं, यानी कि 52 वीक हाई। हमने बात करी कि क्यों हमें 52 वीक हाई के 10-15% में काम करना है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी कंपनीज होती है उनमें हाई ओवरहेड सप्लाई होता है। सो इतना फास्ट मूव जो हमें 15-20% का चाहिए कम टाइम में, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ रहना है। सो अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, 0 to 10%। यानी कि इसका मतलब ये निकलेगा कि 52 वीक हाई प्राइस जो भी है उससे 10% की रेंज में अभी करेंटली उसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, अभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छे मोमेंटम में चल रहा होगा, इसलिए वो अभी 52 वीक हाई से 10% से कम डाउन है। अब हमने जैसे ही ये लगाया, आप देखिए जो रिजल्ट अभी 1163 थे अब वो सीधे 124 आ गए। यानी कि यहाँ पे आपने जितनी भी ऐसी कंपनीज थी जिनका प्राइस में टेक्निकल्स में अच्छा स्ट्रेंथ नहीं था, वो सारी कंपनीज बाहर हो गई है। अब सिर्फ 124 कंपनीज बची है। अब इनको और आगे कैसे शॉर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यूज करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव ना हो कंपनी के, यानी कि पॉजिटिव रिजर्व्स एंड सरप्लस होना चाहिए, 0 से ऊपर होने चाहिए। हमने जैसे ही करा, यहाँ पे अराउंड 18 कंपनीज और कम हो गई 124 में से। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस पॉजिटिव होने का यही मतलब है कि कंपनी की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, कि उसका ओवरऑल मतलब हुआ। अब हम इसको और अगर देखें तो हमें मार्केट कैप में एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी, हमने 500 करोड़ से ज्यादा की कंपनी ली थी, बट ये जो मार्केट कैप है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि यहाँ पे सारी लार्ज कैप कंपनीज भी कवर अप हो गई होगी। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपर कैप 25,000 करोड़ पे कर दूंगा, क्योंकि इतने फास्ट मूव्स मुझे लार्ज कैप्स में कैप्चर करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुझे जो मिड कैप स्मॉल कैप है जहाँ पे फटाफट से अप मूव आ सकता है, उन कंपनीज पे फोकस करूँ। तो मैंने मार्केट कैप में अभी वापस एक चेंज करा है, जो है 500 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ तक का। अब मेरे पास ओवरऑल 81 रिजल्ट्स यहाँ पर है। ठीक है, अगला हम फंडामेंटल फिल्टर डालते हैं इसमें, जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी। हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो मुझे यहाँ पे ये रहा रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं इस पे क्लिक करूंगा, नीचे 7% मिनिमम सेट कर दूंगा, यानी कि मुझे अब 7% से ऊपर जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी वही कंपनी चाहिए। तो ये दो फंडामेंटल पैरामीटर्स मैंने जो यूज करे, रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मुझे बहुत ही बेकार फंडामेंटल कंपनी से दूर रखेंगे। ऐसी नेगेटिव नेटवर्थ वाली कंपनियां जो कि नुकसान कर रही है उनसे दूर रखेंगे। सो अब मेरे पास जो नेट रिजल्ट आते हैं वो आते हैं 53। ये मत भूलिए हम ये 53 तक पहुंचे कैसे। 4,400 कंपनी से हमने करीबन चालू करा था और अब हमारे पास 53 कंपनीज ही बची है।
अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो आप इस पे यहाँ पे फिल्टर देख सकते हैं, परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, इस पे क्लिक करेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अपने आप ही आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले 0% जो बिल्कुल ही क्लोज है 52 वीक हाई के, उनसे स्टार्ट करना है। तो अब हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, या अगर आप कोई और चार्ट का ओवरऑल यूज करते हैं तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में जाकर मुझे जो करना है वो ये कि ये जो कंपनीज है, अब मैं इनके चार्ट्स को एनालाइज करूंगा एंड मैं देखूंगा कहाँ पे कुछ ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए काफी लोग हो सकते हैं वो बोले कि ये 53 कंपनियां हमको क्या सारी देखनी पड़ेगी, तो आंसर है हाँ, आपको एक बार तो ये सारे चार्ट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत तो इसमें लगेगी। आप ऑलरेडी 4400 कंपनी से 53 आ गए, अगर आप सीरियस है तो आपको इतने स्टॉक्स तो कम से कम देखने पड़ेंगे अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपीआरओ इंडिया। तो जैसा कि मैंने बोला था, सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे। अब देखिए अगर आप ये कंपनी देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूस अपर सर्किट लोअर सर्किट वाली कंपनी है। यहाँ पे कंटिन्यूस अपर सर्किट है, फिर यहाँ पे फिर अपर सर्किट लग गए, ये हर बार ऐसे ही चल रहा है। सो मैं ये कंपनी को हटा दूंगा, इस पे मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। एंड हम अब आते हैं जैसे कि EKI एनर्जी सर्विसेज। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जहाँ में मुझे अपर सर्किट्स बहुत सारे दिख रहे हैं, लोअर सर्किट्स बहुत सारे दिख रहे हैं। तो ये कंपनी में मैं हटा दूंगा। देखते हैं कुछ और कंपनी, हम मार्केट कैप के हिसाब से देख लेते हैं। सो यहाँ पे TCI एक्सप्रेस हम देखते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो एस्कॉर्ट्स कितना परसेंटेज अवे है, सिर्फ 2% ही अवे है फ्रॉम 52 वीक हाई। तो ये एक अच्छा, इसमें ओवरऑल देखते हैं क्या एनालिसिस निकलता है। तो देखिए मैंने अगर आप एस्कॉर्ट्स का चार्ट देख रहे हैं तो इसमें अभी तो करेंटली किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है एंड यहाँ पे हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था। सो ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक पर्टिकुलरली सपोर्ट जोन था एंड यहाँ पे ये ट्रेड ओवरऑल होता अगर हमारे स्कैन में आता तो। अभी करंटली हम देखें तो इसमें ऐसा कुछ ट्रेड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन नहीं है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा हमें ओवरऑल कंसोलिडेशन काफी टाइम का मिला था। ओवरऑल की कंसोलिडेशन देखें अगर हम, तो ये हमें सितंबर से जो स्टार्ट हुआ था तो नवंबर तक चला, अराउंड सितंबर अक्टूबर नवंबर 2.5 महीने तक का ओवरऑल कंसोलिडेशन था। और किस तरीके से आपको ये कंसोलिडेशंस देखना है, अगर आपको अभी तक कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में नहीं मालूम कि आपको एक्चुअली चार्ट पे क्या चीज देखनी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या आप कुछ भी किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मेरा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का वीडियो देख सकते हैं। वो उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस करा है कि किस तरीके से आपको इन कॉन्ट्रैक्शंस को रीड करना है और किस तरीके से उसमें पोजीशन आप ले सकते हैं। सो वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आपको ये चीज समझ में आएगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और किस तरीके से यहाँ पे आपको वेट करना है एक अच्छी ट्रेड का एंट्री के लिए। अब हम दूसरा स्टॉक अगर देखें कोई सा, क्योंकि एस्कॉर्ट्स तो अभी एक्सटेंड हो गया है, हम देखते हैं शेफलर। शेफलर इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टॉक में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। अब हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ये एक लेवल पे रेजिस्टेंस दिख रहा है हाई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ, देन यहाँ पे फिर से स्टॉक प्राइस ने कोशिश करी बट वो क्लोज नहीं हो पाया, यहाँ से फिर एक रिजेक्शन आया। अगर मैं वैसे ही एक नीचे की साइड पे बनाऊं, सो ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देन यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे फिर से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाने लगा है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग होती है, दो तरीके से हो सकती है। एक तो होता है जो है ब्रेकआउट पे, तो ब्रेकआउट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सिंपली वेट करना है कि स्टॉक कब इस जो पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस जोन है इसको क्रॉस करे, यानी कि ये वाली लाइन के ऊपर कब जाता है। सो अगर वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो एक अच्छी ब्रेकआउट ट्रेड जो बोलेंगे वो इसके ऊपर आएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेड इफ क्रॉसेस अबव ट्रेंड लाइन, या इस ट्रेंड लाइन को आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है,
सो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट ट्रेड अगर इस लाइन के ऊपर जाता है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं रोज आके इसको देखूं, तो मेरे को सिंपली इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल ऐड एन अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो मैंने जैसे ही अलर्ट करा मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा जो अलार्म है वो सेट हो गया, यहाँ पे अलार्म सेट हो गया। अब जब भी ये क्रॉस होगा तो मुझे मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप पे, और मेरा डेस्कटॉप अगर उस टाइम ओपन है तो उस पे भी मुझे एक नोटिफिकेशन रिंग आ जाएगी दैट दिस स्टॉक इज क्रॉसिंग अप दिस अपर ट्रेंड लाइन। दूसरा ट्रेड जो इस पे बनता है वो इस तरीके से कि जब आपको पता है कि ये सपोर्ट जोन है, तो आप यहाँ पे से जब स्टॉक रिवर्स हो रहा है तो आप इस रिवर्सल पे खरीद सकते हैं। एंड उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप इस कैंडल का क्लोज को ले सकते हैं, एंड जो टारगेट रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी ऊपर की। ठीक है, सो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसा बनेगा। यहाँ पे जैसे ये इधर से स्टॉक टर्न अप हो रहा है तो ये सपोर्ट पे मैं ट्रेड लूंगा। मेरा यहाँ पे 4% का अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा और अराउंड 9.7% का मेरा टारगेट रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अराउंड 2.5 टाइम्स का है। सो यहाँ पे एक अच्छा स्विंग ट्रेड शार्पलर में बन सकता है। किस कारण और कैसे वो मैं आपको बता चुका हूँ। हम यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखे तो इस जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे था तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे थे। सो कभी भी आप सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट पे नहीं खरीदना है एज अ स्विंग ट्रेडर। आपको वेट करना है कि वो स्टॉक थोड़ा सा रिवर्स हो, जैसे ही वो स्टॉक में आपको रिवर्सल के साइन मिलेंगे तब आप एक अच्छा स्टॉप लॉस लो रिस्क एंट्री पॉइंट रखकर एक टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। सो अब अगर ये ट्रेड आप लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो आपका अराउंड 7689 पे एंट्री हो गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, आपका टारगेट जो गया वो अराउंड 8560 का हो गया। सो कुछ पार्ट आप वहां पे बुक कर सकते हो, और अगर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे अपमूव एक अच्छा आ सकता है। सो इस तरीके से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइंस का यूज करना है। तो ये होगा एक हमारा शेफलर का एनालिसिस। इसको मैं ऐड कर देता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में कि अगर मुझे फ्यूचर में ट्रेड लेना हो, क्योंकि मैंने अलार्म तो ऑलरेडी सेट कर दिया है इस पे। अब आते हैं हम अगले स्टॉक पे जो है क्लीन साइंस। क्लीन साइंस सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है नहीं, तो यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आती है कि हाँ स्टॉक एक ओवरऑल यहाँ से अप ट्रेंड में ऊपर की साइड जा रहा था एंड अभी यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन आ रहा है। अब ये कंसोलिडेशन में आपको देखना है कि इसमें की सपोर्ट जोन्स कौन से, की रेजिस्टेंस जोन्स कौन से। सो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इनके की सपोर्ट जोन्स कि क्या रहे इसके की सपोर्ट जोन। देखेंगे आप अगर तो ये एक की सपोर्ट एरिया रहा जहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले। यहाँ पे से प्राइस रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे से प्राइस रिजेक्ट हो गया एंड अगेन यहाँ से फिर प्राइस का रिवर्सल आया। अब इसका टॉप का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो हमको यहाँ पे दिखता है कि अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर है टॉप की साइड पे। मल्टीपल बार यहाँ से स्टॉक में रिजेक्शन आया है, फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकेंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ पे। सो प्राइस जो है अभी करंटली अगर हम देखें सो प्राइस काफी एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड फाइनली यहाँ पे जो है वो एक ब्रेकआउट दिख रहा है। सो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है, दो तरीके की। एक तो मैं सपोर्ट पे खरीद के रेजिस्टेंस पे बेच दूं, या मैं एक फ्रेश ब्रेकआउट पे जाऊं। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रेकआउट जोन। दिस इज नाउ ब्रेकआउट जोन and this is my support zone. सो दो तरीके के ट्रेड, या तो एक सपोर्ट जोन पे होगी जहां पे मैं सपोर्ट पे खरीद के रेजिस्टेंस पे बेच दूं, और दूसरा कि ये फिर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इस पे मैं ट्रेड ले सकता हूं। यहाँ पे मैं एक अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगा इस कैंडल के नीचे, लो के नीचे, जो कि अराउंड 5% रहेगा, और मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा मुझे 10 से 15% तक का यहाँ पे रिटर्न मिल जाए, तो मेरा अच्छा एक ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 1:3 का हो जाएगा। तो ये रहा सेकंड एनालिसिस जो हमने करा। इसी तरीके से आप बाकी कंपनीज के भी एनालिसिस कर सकते हैं सिंपल रेजिस्टेंस के बेसिस पे और सिंपल सपोर्ट जोन्स के बेसिस पे। यहाँ पे ट्रेड्स लिए जा सकते हैं इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। अब देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह यूज नहीं कर सकते, आपको मैंने बताया कि
किन कंपनीज पे लगेगा, जो कि 53 कंपनीज हमने इस वीडियो में निकाली। अगर यही चीज आप बिना इस फिल्टर के करेंगे तो हो सकता है आप गलत कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप हो सकता है कि वीक स्टॉक पे ओवरऑल ट्रेड करें। वीक स्टॉक पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत रिवर्स हो जाएगा, जो कि एक्चुअली आपको करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 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 स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उनमें हम ब्रेकआउट्स देख रहे हैं, ना कि हम एक वीक स्टॉक में ब्रेकआउट देख रहे हैं। सो ब्रेकआउट्स हर जगह देखे नहीं जाते, प्राइस की स्ट्रेंथ होना जरूरी है, वहां पर ही ब्रेकआउट्स का सबसे ज्यादा यूज केस होता है। सो ऐसी तरीके से आप अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी राजेश एक्सपोर्ट्स देखूं, जो हमें अगेन उस फिल्टर में से मिला था, तो यहाँ पे स्टॉक एक अच्छे रेजिस्टेंस पर है। अगर मैं वीकली जोन देखूं तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मल्टीपल बार आपको रेजिस्टेंस देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। सो अभी मैं यहाँ पे ओवरऑल मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक हाई रेजिस्टेंस पे हूँ, एंड ये हाई रेजिस्टेंस पे जब तक मुझे कंफर्म ब्रेकआउट नहीं मिलता, आई कैन नॉट ट्रेड ऑन टू दिस बिकॉज दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस। तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। एंड इस तरीके से मैं अलग अलग स्टॉक्स पे जाऊंगा। चलिए एक और देख लेते हैं, लास्ट केपीआर मिल। सो अगर हम केपीआर मिल की बात करें तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो एक कि एक अच्छा चैनल फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है। कैसे? ध्यान से देखिए, स्टॉक यहाँ पे एक अपर चैनल में चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ बना दी, जहां पे मुझको मल्टीपल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मुझे मल्टीपल सपोर्ट है। कैसे? यहाँ पे मुझे पहला रिजेक्शन मिला, फिर मुझे यहाँ पे रिजेक्शन मिला, अगेन यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गया, फिर से प्राइस रिजेक्ट हो गया। तो काफी सारे पॉइंट्स है जहां पे ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रही है। और अगर मैं डाउन साइड से देखूं तो मुझे यहाँ पे से एक रिजेक्शन मिला, सेकंड रिजेक्शन, एंड दिस इज थर्ड रिजेक्शन। ये एरिया भी देखिए तो काफी पास है ट्रेंड लाइन के, तो मैं इसको भी काउंट कर लूंगा। सो यहाँ पे प्राइस का अगर पहले हम मूवमेंट समझे तो वो कुछ इस तरीके से कि प्राइस अपर ट्रेंड तक जाता है, फिर लोअर चैनल को टच करता है, फिर अपर चैनल, फिर लोअर चैनल, फिर अपर चैनल, एंड फिर लोअर चैनल। अब जब ये बार बार हो रहा है तो इससे ये रीजनेबली समझ में आता है कि स्टॉक वापस इस अपर चैनल तक जा सकता है। तो यहाँ पे 2 से 3 तरीके की ट्रेड्स हो सकती है ओवरऑल। एक तो हो सकती है फ्रेश ब्रेकआउट पे, जैसे कि हमने पहले समझा, अगर इस चैनल का ब्रेक होता है। दूसरा, एक सपोर्ट पे खरीद के मैं एक ओवरऑल टारगेट अप ट्रेंड का रखकर वहां पे बेच सकता हूँ। एंड अगर मैं ऐसा करता हूँ करंटली, तो मुझे यहाँ पे अराउंड 12-13% का ओवरऑल टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस मैं उस कैंडल के लो के हिसाब से रख सकता हूँ, जहां पे मुझे लग रहा है कि एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट बन सकती है। सो जो भी आपको स्विंग ट्रेड्स करने हैं, अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेना है। एक हो सकता है जहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, और एक हो सकता है जहां पे आप सपोर्ट के रिवर्सल पे खरीद के ओवरऑल रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप ये सारे स्टॉक्स को गो थ्रू कर कर आप आपके अलर्ट सेट कर सकते हैं। मैं केपीआर पे भी अलर्ट सेट कर देता हूँ। सो ये हुआ ओवरऑल कि क्या आपको किस तरीके से स्टॉक्स को फिल्टर करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैसे यूज करना है। तो ये कंप्लीट मेरा डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास और आपके दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिले। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। आप कौन सा स्टॉक इन स्विंग ट्रेड के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं करंटली, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी देखता हूं उसका चार्ट एनालिसिस करके कि क्या उसमें अच्छी बात निकलती है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग माहेश्वरी।